नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। किसान भाइयों, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने मूंग की ऐसी किस्में विकसित कर ली हैं जो 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इनसे मिट्टी में सुधार होता है व कम खर्च में दूसरी फसलों का भरपूर उत्पादन होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार पहले की तुलना में काफ़ी कम समय में तैयार होने वाली मूंग की इन किस्मों को गेहूं या सरसों की कटाई के बाद लगाया जाता है। मूंग की फसल के तैयार होने के बाद इन खेतों में धान की फसल भी लगाई जा सकती है। मूंग की पूसा विशाल, पूसा रत्ना और पूसा 687 किस्मों की पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मूंग की इन किस्मों की खासियत ये भी है 40 से 42 डिग्री तापमान में भी अच्छी पैदावार देती हैं। 1 से 2 सिंचाई हो जाने पर मूंग का उत्पादन और अच्छा हो जाता है। धान और सोयाबीन की फसल अच्छी ना होने के बाद किसान भाई अभी भी कम अवधि वाली फसलों की बुवाई कर सकते हैं। ये एक साथ पकने वाली फसलें हैं और इनकी पैदावार अच्छी होती है। ये सभी फसलें 60 से 70 दिनों में पक जाती हैं। इसके लिए किसान भाई जल्दी पकने वाली फसल के बीज तैयार करें। बीज बोने से पहले उपचारित जरूर कर लें और बीज अंकुरन से पहले ही किसान खरपतवार और कीटनाशक का उपयोग कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कम दिनों में पकने वाली फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा का स्थान गेहूं, धान और मक्का के बाद आता है। कम वर्षा वाले स्थानों के लिए ये एक अच्छी फसल है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बाजरा की खेती मुख्य रूप से आगरा, बरेली और कानपुर मंडलों में होती है। खरीफ 2014 के लिए सरकार ने बाजरा उत्पादन में कृषि तथा किसानों के लाभ हेतु बाजरे के बीज को अनुदान पर उपलब्ध कराया है। कृषि विभाग के बीज गोदामों से अनुदान का बीज प्राप्त करके किसान भाई बाजरे की खेती का लाभ उठा सकते हैं। कृषि विभाग ने इसके लिए प्रति किलो 50 रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। इसके अलावा बाजार में भी कई प्रतिष्ठित बीज कंपनी के बीज उपलब्ध हैं। किसान भाई सघन पद्धतियां अपनाकर उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी कर सकते हैं। बांझपन के कारण पशुओं में दूध ना देने की समस्या से निराश पशुपालकों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विदेशी व संकर नस्ल की गायों में बांझपन के कारण दूध ना देने की समस्या का हल सफलतापूर्वक खोज निकाला गया है। इसे आर्टिफिशियल लैक्टेशन यानी कृत्रिम तरीके से दूध लाना कहते हैं। जिन पशुओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण प्रजनन योग्य ऋतु चक्र नहीं होता है, उनमें गर्भधारण ना करने की समस्या आम है। ऐसे पशुओं का 1 हफ्ते तक इलाज करके उन्हें दूध देने लायक बना दिया जाता है। इलाज के चौथे दिन से बांझ पशुओं में थोड़ा थोड़ा दूध आने लगता है और 40 दिनों के बाद दोबारा ऋतु चक्र में आने पर ये पशु गर्भधारण भी कर सकेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने कहा है कि बारिश कम होने से किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। धान की अनेक ऐसी वैरायटी हैं जो कम पानी में भी पैदा की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी हम धान की नर्सरी करके अगस्त के महीने में धान की पौध की रोपाई कर सकते हैं। इस महीने की बारिश का फायदा किसान भाई उठा सकते हैं। इसके लिए धान की पूसा सुगंध, पूसा 1612, पूसा 1610, पूसा बासमती और पूसा बासमती 1509 समेत अनेक किस्में हैं। धान की ये किस्में अधिकतम 4 महीने में तैयार हो जाती हैं। पूसा के वैज्ञानिकों के अनुसार अभी किसानों के पास सूखे से बचने के लिए अनेक विकल्प भी हैं, जिसमें खेत में धान की सीधी बुवाई की जाती है। अब ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिसमें किसान गेहूं की तरह ही धान का बीज भी खेत में सीधे बो सकते हैं। इस तकनीक में धान के बीज की नर्सरी बनाने की भी जरूरत नहीं होती। सूखे के दौरान फसलों पर पड़ने वाली मौसम की मार से सभी परिचित हैं। इसके अलावा ऊसर जमीन में भी फसल उगाना टेढ़ी खीर है,
लेकिन अब किसानों को सूखे व ऊसर जमीन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अब सूखे व ऊसर में भी फसल उगाने की तकनीक विकसित कर ली है। उनके अनुसार किसी पौधे की उपज अजैविकीय कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों में तापमान, सूखा व मिट्टी में नमक की मात्रा होना खास है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस हफ्ते की कृषि संबंधी सलाह के विषय में। किसान भाइयों को सलाह है कि फसलों व सब्जियों में निराई गुड़ाई शीघ्र करें और आवश्यकता अनुसार नत्रजन का छिड़काव करें। मक्का में तना छेदक कीट की निगरानी करें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे तो कार्बरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सब्जियों में यदि फल छेदक, शीर्ष छेदक व फूल गोभी और पत्ता गोभी में डायमंड बेक मोथ का प्रकोप दिखाई दे तो स्पिनोसेड दवा 1 मिलीलीटर को प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाई फूल गोभी की पूसा शरद, पूसा हाइब्रिड 2, पंत शुभ्रा की रोपाई हेतु पौध तैयार करना शुरू कर सकते हैं। प्याज की तैयार पौध की रोपाई मेड़ों पर करें। इस समय सरसों साग की पूसा साग 1, मूली की वर्षा की रानी, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक की आल ग्रीन तथा धनिया की पंत हरितिमा या संकर किस्मों की बुआई मेड़ों पर करें। फलों में आम, नींबू और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई गड्ढों में शीघ्र करें। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न होने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। धान शाहाबाद मंडी में 1360 रुपए, नौगढ़ में 1330 रुपए, सीतापुर में 1310 रुपए और सुल्तानपुर में 1250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहाबाद मंडी में 2100 रुपए, नौगढ़ में 2025 रुपए, सीतापुर में 2025 रुपए और सुल्तानपुर में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहाबाद मंडी में 1430 रुपए, नौगढ़ में 1410 रुपए, सीतापुर में 1434 रुपए और सुल्तानपुर में 1410 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव शाहाबाद मंडी में 3300 रुपए, नौगढ़ में 3235 रुपए, सीतापुर में 3240 रुपए और सुल्तानपुर में 3250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू शाहाबाद मंडी में 1780 रुपए, नौगढ़ में 1075 रुपए, सीतापुर में 1700 रुपए और सुल्तानपुर में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर शाहाबाद मंडी में 3400 रुपए, सीतापुर में 3300 रुपए और सुल्तानपुर में 3450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहाबाद मंडी में 1900 रुपए, नौगढ़ में 1880 रुपए, सीतापुर में 1550 रुपए और सुल्तानपुर में 1950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो शाहाबाद मंडी में मसूर 4900 रुपए, नौगढ़ में 4400 रुपए, सीतापुर में 4750 रुपए और सुल्तानपुर में 4830 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चने की बात की जाए तो चना शाहाबाद मंडी में 3500 रुपए, नौगढ़ में 3380 रुपए, सीतापुर में 3450 रुपए और सुल्तानपुर में 3675 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहाबाद मंडी में 3100 रुपए, नौगढ़ में 3430 रुपए, सीतापुर में 3220 रुपए और सुल्तानपुर में 3400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका।
तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक में डालेंगे। नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद एक बार पुनः आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, लगातार आप देख रहे हैं कि बरसात बहुत कम हो रही है। अगर ध्यान दिया जाए कि अगर हम व्यावसायिक खेती करते हैं तो व्यावसायिक खेती में हमें सावधानियां ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर हम तोरिया की खेती करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई से कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर धनंजय सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हम आप जानते हैं कि इस बार जो बरसात है बहुत कम हो रही है, तो जो पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था ना होने की वजह से जो है बहुत सारे किसान भाई के खेत खाली भी रह गए हैं, और अगर वो तोरिया की खेती करना चाहते हैं, कम समय में तैयार हो जाए, तो क्यों करें और किस लिए करना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, तोरिया की फसल 3 माह की अवधि में पक के तैयार हो जाती है जी। और जिन खेतों में धान की रोपाई नहीं की जा सकती है उन खेतों में इस फसल को लगाया जा सकता है।
इसकी 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिलती है और जिससे बाजार में उसको लगभग 40,000 रुपये का मूल्य प्राप्त होता है और इसी खेती में मात्र 10 से 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का व्यय होता है। तो यह एक ऐसी फसल है जो खरीफ और रबी के बीच में नकदी फसल के रूप में उगाई जाती है। इसलिए किसान भाइयों को ये मेरी सलाह है कि उनके खेत जिसमें धान की रोपाई नहीं कर सके हैं वो तोरिया की खेती के लिए तैयार करें और जो भी नमी वर्षा का है उसको संचय करके और उसी नमी पे इसकी बुआई जो है सितंबर के प्रथम पखवाड़े में कर सकते हैं। यानी कि किसान भाइयों के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से एक बेहतर फसल है, कर सकते हैं किसान भाई। अगर किसान भाई तोरी खेती करना चाहते हैं तो जो भूमि की तैयारी है, खेत का चयन है, वो किस तरीके से करें? देखिए, इसके लिए सर्वोत्तम भूमि बलवी दोमट है और दोमट 2 प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा लगा करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए। खेत समतल हो इस बात का विशेष ध्यान रखें जिससे खेत में कहीं आवश्यकता से ज़्यादा पानी न भरे और जो बोई हुई फसल है उसको किसी प्रकार की भविष्य में क्षति न हो सके। और साहब, सामान्यतः जब कोई फसल हम लगाते हैं खेतों में तो रोग कीट से बहुत नुकसान होता है और बाद में वो हमें नहीं प्राप्त होता उत्पादन जो हम चाहते हैं। जैसे प्रजातियों का चयन में गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर कि हम सही प्रजाति नहीं चयन कर पाते हैं, तो क्या सलाह देंगे किसान भाइयों की कौन सी प्रजातियों का चयन करें? वो किसी भी फसल को केवल मात्र उचित प्रजाति के चयन से उसकी 20% पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल। तो संस्तुत प्रजाति का चयन करना चाहिए और उसके लिए कम से कम प्रमाणित बीज बोना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि तिलहनी फसलों में जो बीज प्रस्थापना दर है वो बहुत कम है और आमतौर पे किसान भाई पुराने बीज का प्रयोग करते हैं। तो उनको मेरी ये सलाह है कि जो नवीनतम संस्कृत प्रजातियाँ हैं उनके प्रमाणित बीज को ही बोएं। अब जो प्रजातियां हैं कुल 5 प्रजातियां हैं जिसमें टाइप 9, टाइप 36, PT 330, PT 30 और भवानी। तो ऊपर की जो 4 प्रजातियां हैं PT 303, PT 30, टाइप 9 और टाइप 36, ये प्रजातियां जो हैं समय से बुआई के लिए हैं, मतलब 1 से 15 सितंबर के लिए उपयुक्त हैं। और भवानी प्रजाति ऐसी है जो 75 से 80 दिन में ही पक के तैयार हो जाती है। तो ये तराई क्षेत्र के लिए है। उन क्षेत्रों में इसकी बुआई जो है 15 से 30 सितंबर के मध्य की जा सकती है। इन चारों प्रजातियों से लगभग 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है और जैसा मैंने बताया कि PT 303 जो प्रजाति है ये मध्य क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त है। और साहब, जैसा कि आपने बताया कि एक तो कम समय में तैयार हो जाती हैं प्रजातियां, साथ ही साथ लागत भी कम लगती, तो हर तरीके से किसान भाइयों के लिए लाभदायी है। तो ये जानना चाहूँगा कि अगर बुआई करना चाहते हैं तो क्या समय निश्चित है बुआई का? बुआई का समय इसका सबसे उपयुक्त समय 1 से 15 सितंबर है, जो उत्तर प्रदेश में सारे जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं सभी में किया जा सकता है। तराई क्षेत्र में इसकी खेती देर से होने के कारण 15 से 30 सितंबर में भी की जा सकती है और केवल भवानी प्रजाति इसके लिए उपयुक्त है। यानी अभी से किसान भाई जो भूमि की तैयारी और जो है प्रजातियों के चयन में तैयारी करना शुरू कर सकते हैं किसान भाई? हाँ, अभी से खेत की जुताई करके खेत को तैयार करके और नमी का संरक्षण करें ताकि अलग से पलेवा ना करना पड़े और इसी नमी पे जो वर्षा की नमी पे ही उसकी बुआई की जा सकती है। बीज दर क्या होनी चाहिए बुआई करते समय? 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। इसको लाइन से लाइन 1 फीट की दूरी पे बोते हैं और इसकी गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पे कभी कभी बीज नीचे हो जाता है इसलिए इसका जमाव कम होता है। तो खेत में पर्याप्त नमी हो और 1 फीट पंक्ति से पंक्ति की दूरी पे बुआई हो और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पे बुआई हो। ये 3 बातें जो है तोरिया की खेती के लिए अहम रखती हैं जिससे कि अंकुरण 100% हो और फसल का जमाव अच्छा हो। और सब बीज प्रजातियों के चयन के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा कि बीज शोधन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बीज से जनित जितने रोग हैं वो बीज शोधन नहीं किए जाने के कारण होते हैं। और होता क्या है कि प्रारंभिक दौर में ही जब पौधा जमता है उसके बाद उसमें तना विगलन हो जाता है, जड़ विगलन हो जाता है और सड़ जाता है और पौधे का जो है वृद्धि विकास रुक जाता है और कई बार जो है पौधे की असामयिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। और बीज उपचार का मात्र 20 पैसा प्रति किलोग्राम बीज का खर्च आता है, जो सबसे कम लागत की तकनीक है और सबसे ज़्यादा फायदे की तकनीक है। तो इसके लिए थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अथवा ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अथवा
2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के मिक्सचर से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बुआई के पूर्व शोधन करना चाहिए। यदि प्रमाणित जनक या आधारी बीज है तो वो बीज शोधित होता है, इसलिए उसको शोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन किसान भाई अगर कोई अपना बीज यूज करते हैं तो उसे बीज शोधन जो मैंने बताया है इन तीनों से कर सकते हैं। यानी कि किसान भाइयों को बीज जनित रोगों से बचाव के लिए ये बीज शोधन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आधी समस्याएं तो यहीं शुरुआत दौर में ही खत्म हो जाती हैं, तो बाद में जो रोग लगने वाले उनसे हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत ज़रूरी होता है कि खाद उर्वरक जो प्रबंधन होता है, पोषक तत्व प्रबंधन हो, बहुत आवश्यक है किसी भी फसल के लिए, तो वो कैसे किसान भाई करें? देखिए, तोरिया की फसल अन्य फसलों की भांति इसको भी सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक, ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो आपको किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक उर्वरक के प्रबंधन की बात है तो उसमें मेरा यही सुझाव किसान भाइयों को कि मृदा परीक्षण के आधार पर ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। ऐसा न करने से असंतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग होता है, जहां लाभ के बजाय नुकसान भी होता है और फसल की पूरी पैदावार भी नहीं मिल पाती है। तो मेरा पहला सुझाव यही है कि जिन खेतों में तुरिया की खेती की जानी है उन खेतों को किसान भाई अभी मृदा परीक्षण करा लें, ताकि उनको ये मालूम हो जाए कि उनके खेत में कितनी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध है। और उसमें चार्ट में ये मिल जाता है कि आपको कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस का प्रयोग आपके खेत के हिसाब से प्रयोग किया जाना है। आमतौर पर यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो सामान्यतया तुरिया की जो असिंचित दशा में खेती होती है उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक तिलहनी फसल है, इसमें गंधक की भी आवश्यकता होती है। तो यदि फास्फोरस की पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट से कर दी जाती है तो अलग से जो है गंधक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 44 किलोग्राम जो है यूरिया की आवश्यकता होती है। असिंचित दशा में इसकी संपूर्ण मात्रा बुआई के समय कुड़ों में प्रयोग करना चाहिए और 2 कुंतल जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। यदि सिंचित दशा में इसकी खेती की जा रही है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 40 की बजाय 60 किलोग्राम हो जाती है, फास्फोरस और गंधक की मात्रा समान रहती है। तो 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 132 किलोग्राम यूरिया और 2 कुंटल जिप्सम का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और सिंगल सुपर फास्फेट की संपूर्ण मात्रा को बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए तथा यूरिया की जो आधी मात्रा बची हुई 61 किलोग्राम है उसको पहली सिंचाई के बाद जो आमतौर पर 25 से 30 दिन बाद की जाती है ट्रैप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यदि किसान भाई इस प्रकार से पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं तो उनको भरपूर उपज मिलती है, पौधे की पूरी बढ़वार होती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि तोरिया की खेती कैसे की जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए तोरिया की खेती करते समय, ताकि कम लागत में कम समय में एक बेहतर उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकें। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।